क्या आप साथ नहीं चलेंगे? इरहा को अब थोड़ी थोड़ी टेंशन भी हो रही थी। मुराद का मूड बहुत ही सीरियस सा हो गया था उसके साथ। नहीं, कुछ काम है, कार्ड ले जाएं, आपने जो लेना हो ले लें, सबके साथ जाकर वो शूज़ पहनता मसरूफ़ सा बोला। इरहा का बिहेवियर उसकी समझ से बालातर था। जब वो उसे इग्नोर करता तब वो छुप छुप कर रोती, बहाने ढूंढती उसके पास आने के, उसे देखने के। और अब जब उसने दो टोक बात की तो वो दामन छुड़ा गई थी। अपने पास रखें, अपना कार्ड नहीं चाहिए मुझे। वो क्रेडिट कार्ड वहीं पटकती वापस मुड़ी थी। इससे पहले कि वो दूर होती, मुराद ने उसकी कलाई थामकर झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। वो कटी डाल की मानिद उसके सीने से आ टकराई। मुराद ने एक गहरी नज़र उस पर डाली जो उसकी शर्ट को दबोचे कबूतर की तरह आंखें मीचे उसकी गोद में बेतरतीब सी हालत में थी। ये क्या हरकत थी? अगर मुझे चोट लग जाती तो? कदरे खुद को संभाल कर वो खफकी से बोली, साथ ही उठने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। और जो आप कर रही हैं वो क्या है? चोट क्या सिर्फ आपको लगती है? बाकी सब क्या पत्थर के हैं कि आप बार बार जिक पहुंचाएं और वो उफ ना करें? मुराद मजीद उसके चेहरे पर झुकते हुए शिकवा कुनासा बोला, मैं कुछ नहीं, प्लीज़। उसके इस कदर कुर्बत पर इरहा के हवास काम करना छोड़ रहे थे। बोलती क्या खाक, उसकी सांसें भी जैसे रुकने लगी। इरहा ने कहाँ उसके ऐसे तेवर देखे थे। उसने तो उसे हमेशा सीरियस सा, लिया दिया सा, रूखा फीका लहजा और अक्खड़ सा ही देखा था, जैसे वाकई वो कोई बेजान रोबोट हो। हमेशा एक्सप्रेशनलेस चेहरा होता था उसका। मगर ये क्या, ये आँच देता लहजा, ये लहजे की बेकरारी, ये आंखों से झलकते जज्बात की खुमारी, ये मध्यम सा सहर जगाता अंदाज, ये कौन सा मुराद शाह था जो उसको पागल बना रहा था, उसकी धड़कनों से छेड़छाड़ कर रहा था, इतने नज़दीक लाकर उसकी सांसें खींच रहा था। आपने ही किया है ये सब, आपने ही तो मुझे बरसों से दीवाना बना रखा है। क्या मोहब्बत इतनी बड़ी गलती होती है जिसकी महबूब यूं पल पल तड़पाकर सजा देता है? क्यों मैं अकेला इस आग में जल रहा हूँ? क्या आपको इसकी आँच महसूस नहीं होती? क्यों आपको एहसास नहीं होता? मैं कब तक झुलसता रहूँ इस तपिश में? मरहम क्यों नहीं रख देती मेरे जख्म जख्म हुए वजूद पर? मेरी बिलखती सिसकती रूह को अपने लम्स से आराम दें, मुझे इस अजियत से निकाल लें। ये चुपके ताले तोड़ क्यों नहीं देती आप? मैं मर रहा हूँ मगर हाथ नहीं बढ़ा सकता कि आपकी रजामंदी का मुंतज़िर हूँ। मत करें ऐसे मेरे साथ, मैं बहुत तड़पा हूँ। मैंने आपकी रिजेक्शन, आपकी बेरुखी, आपकी बेजारी और वो जो मैं ज़ुबान से कह भी नहीं सकता, जिसे मैं दोबारा सोचना भी नहीं चाहता, सब अकेले सहा है, बिना आपके, बिना इजाज़त के आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी सज़ा काटी है। इसलिए अब बिना आपकी इजाज़त के आपके करीब नहीं आ सकता। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए वो मध्यम सा बोलता इरहा को शौक पर शौक दे रहा था। इरहा तो सख्ते में थी। ये जो वो कह रहा था ये उसे कभी नज़र क्यों नहीं आया? अगर उसे मोहब्बत थी तो कभी उसने किसी बात से या किसी अंदाज से शो क्यों नहीं करवाई? इरहा जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में इरहा ही पहली लड़की है जिसे उसने जैसे भी सही मगर कबूल किया था। मगर ये मोहब्बत उसने यूं छुपा के क्यों रखी थी? कभी तो वो कुछ कहता, जबकि वो उससे बदगुमान होती रही कि वो एक सख्त और जज्बात से आरी सा बंदा है, वो उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। इसीलिए तो जब मुराद के मुकाबले में ज़ुबैर ने उससे झूठी मोहब्बत के दावे किए तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। मगर तब वो ये नहीं समझ पाई कि मुराद ने ये इकरार, ये इजहार शादी के बाद के लिए छोड़े थे। मगर इससे पहले ही उनके दरमियान सब खराब होता चला गया। वो यूं ही गुमसुम बैठी थी। जब जब काफ़ी देर उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला तो मुराद आहिस्ता से सीधा हुआ। इरहा ने एक नज़र उस पर डाली इरहा ने एक नज़र उस पर डाली। उसे भले ही लोगों की परख ना थी, मगर मुराद की आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। उसका लहजा कहीं भी मुतजलजल नहीं हुआ था, उसकी ज़ात में कहीं झोल न था। किस्मत उसे मुराद शाह से नवाज रही थी और वो अपने लिए क्या चाह रही थी? उसे नए सिरे से अपनी बेवकूफ़ियों पर शर्मिंदगी हुई। एक वक्त था जब वो अपने हुस्न के जोम में डूबी मुराद को अपने काबिल ना समझती थी कि उसे मुराद जैसे रूखे बंदे से कहीं बेहतर बंदा मिल सकता है। मगर अब वो सोच रही थी कि क्या वो थी मुराद के काबिल? कि अगर बात शक्ल सूरत की थी तो बिलाशुबा वो बेइंतहा खूबरू मर्द था और बहुत सी लड़कियों का ख्वाब भी हो सकता है। मगर अब इरहा जब शक्ल के बाद किरदार को देखती तो उसे अपना पलड़ा बहुत हल्का नज़र आता। कुछ तो बोलें, क्यों हर बार चुप होकर मेरे ज़ब्त को आजमाती हैं? मुराद ने कुछ इंतज़ार के बाद उसे मुखातिब किया। वो सब बात की बातें हैं, अभी आप ये बताएं कि मुझे शॉपिंग पर ले चलेंगे या नहीं? वो एक बार फिर से बात बदल गई। मुराद को उसके रवैये पर तकलीफ़ हुई भी
तो इस बार उसने ज़ाहिर नहीं की। सब जा तो रहे हैं, मुझे काम है, अगर काम ना होता तो ज़रूर चलता। वो सहूलत से मना कर गया। तो यूँ कहें कि आपको मेरे साथ नहीं जाना। उसे बुरा लगा था मुराद का इनकार करना। मुराद शाह कब से अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा। इरहा हर हाल में उसके साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसे उकसाया। जानती थी कि इस बार खातिर खा असर होगा। मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ अच्छे से मालूम है और ना मैं उनसे कभी भागा हूँ। अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो शाम में चलेंगे, मगर मुझे तो अभी जाना है सबके साथ। वो बज़िद हुई। अभी अभी जब मैंने बोला कि सबके साथ चली जाएं, तब आपको मेरे साथ जाना था। मुराद ज़िद हो गया। मतलब ये कि मुझे आपको साथ लेकर जाना है, सब इकट्ठे शॉपिंग पर चलते हैं ना। अरसे बाद वो पुरानी राह बन गई थी जिसे हर हाल में अपनी बात मनवाना होती थी। मुराद बुझे दिल के साथ उठ खड़ा हुआ कि बहस करना बेकार था। ज़ारून, हमें शॉपिंग के लिए जाना है, प्लीज़ कहीं मत निकल जाइएगा। मैं बता रही हूँ, अगर अब आपका कोई ज़रूरी काम निकला ना तो मैं जान ले लूँगी आपकी। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि आप बहुत पास आकर मेरी जान ले लें, मगर आप ही हैं जो लिफ्ट ही नहीं करवा रही, वरना मैं तो दिलो जान से हाजिर हूँ। ज़ारून ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया। हर वक्त की आशिकी भी अच्छी नहीं होती। हुरिया ने उसे घूरा, जिसका असर तो खैर क्या होना था कि वो उसके आगे से ऐसी वैसी बात करके उसे और गड़बड़ा देता था। क्या करे, आपको देखते ही दिल खुद ब खुद आशिकाना होने लगता है। इतना आशिकाना कि बस बयान से बाहर है। हाँ, अगर उठकर पास आ जाएं तो सारा ना सही, मैं थोड़ा बहुत बयान कर सकता हूँ। उसने शरारत से आंख विंक करते कहा। आपसे तो सीधी बात की उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी है, हद होती है किसी चीज़ की। जवाबन उसने चबा चबा कर कहा, उफ, हर बात में आपकी हदबंदियाँ, मुझे कबूल नहीं है ये सब। हालांकि मैं तो बहुत से काम बेहद करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। वह अब उठकर उसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। आईने में उनके अक्स एक साथ उभरे। हुरिया के लब आप ही आप मुस्कुराए। जब भी उसे पीछे धकेलती वो बाहर भागी। माहिमा तो खैर ये नहीं चाहती थी, मगर फिर भी दुनियादारी देखते हुए बहुत से काम आपको मजबूरन भी करना पड़ते हैं। इसीलिए वो अब एहान से बात करने आई थी। हालांकि जानती थी कि एहान साथ होगा तो वो नर्वस ही होती रहेगी। शॉपिंग क्या खाक करेगी, उसे तो अपने हवास संभालने ही मुश्किल हो जाते थे। मगर सबको इनकार करने का मतलब था कि उन्हें शक में मुब्तला करना, जो कि वो नहीं चाहती थी। अगर आपके पास कुछ टाइम हो तो शॉपिंग के लिए चलें, उंगलियां मरोड़ती वो हिचकिचाती हुई उसके सामने खड़ी पूछ रही थी। एहान ने एक नज़र उसे देखकर सोचा, जिसके लिए वो अपनी ज़ात भी पसे पुश डाल दे। भला उस लड़की के लिए एहान के पास टाइम नहीं होगा, तो फिर एहान के पास किसी के लिए भी टाइम नहीं। ज़रूर चलेंगे। कब तक जाना है, मैं फिर उस हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करूँगा काम का। अभी थोड़ी देर तक चलना है, सभी जाएंगे। माहिमा को उसके फ़ौरन मान जाने पर हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो ऐसे ही हर बात बिना सवाल जवाब के फ़ौरन मान जाता था, जिस पर पहले माहिमा को हैरत होती थी। मगर अब वो जानती थी कि उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों वो उसको किसी बात के लिए इनकार नहीं करता था, क्यों उसकी हर बात को फोकियत देता था। ओके, मैं ऑफिस कॉल कर देता हूँ, आप रेडी हो जाएं। एहान ने अपना मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाया। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में थे। 4 गाड़ियों का काफिला शहर के मशहूर व मारूफ शॉपिंग मॉल के सामने जा रुका। पहली गाड़ी में से एहान और माहिमा, दूसरी गाड़ी में से ज़ारून और हुरिया, तीसरी गाड़ी में से मुराद और इरहा, जबकि लास्ट वाली गाड़ी में से अरमान और फरवा निकले। मुराद फरवा को अपने साथ ही ले जाना चाहता था, मगर उसने आराम से ये कह दिया था कि वो किसी भी कपल के साथ नहीं बैठेगी। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक़ नहीं, इसलिए आप सब अपनी अपनी मिसेस के साथ बैठें, मैं अरमान भाई के साथ उनकी गाड़ी में बैठूंगी। अरमान को कम ही टाइम मिलता था घर रहने का, उसका ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में गुजरता था। वो सब शॉपिंग मॉल आते ही चिड़ियों की तरह चहक रही थी। माहिमा को यूं हंसते मुस्कुराते देखकर एहान का दिल किया वो उसे रोज़ शॉपिंग के लिए ले आए। चलो इसी बहाने वो मुस्कुराएगी तो सही। डीप रेड और सिल्वर कॉम्बिनेशन की एक खूबसूरत कामदार शर्ट अपने साथ लगाए वो आईने के सामने खड़ी जायज़ा ले रही थी। दूर से उसे तकते तकते एहान उसके पास आ खड़ा हुआ, तो अपने पीछे उसे देखकर वो नर्वस सी होती गायब दिमागी से इधर उधर देखने लगी। ये मत लें। एहान जानता था कि हर रंग उस पर बहुत सूट करता था, मगर ये कलर उसकी दूधिया रंगत में घुली गुलाबियों को मजीद निखार रहा था, और उसका इतना हसीन लगना एहान की जान का वबाल बन जाना था। शादी के मौके पर सब लोगों की मौजूदगी में अगर कहीं सबका दामन छूट गया तो मुश्किल हो सकती है। माहिमा ने बिना सवाल किए सूट साइड पर रख दिया। ऐसा करें, ले लें। कुछ सोचकर एहान ने उसे इजाज़त दी। मगर अभी तो आपने बोला ले लें, मगर शादी में मत पहनिएगा। उसका लहजा बहुत मायने खेज सा था। फिर कब पहनूंगी, उसे समझ ना आई।
जब कभी आपको मुझसे कोई बात मनवाना हो तो ये आप पहन सकती हैं, या अगर कभी आपका दिल करे मेरे लिए तैयार होने का तब पहन सकती हैं, वरना इस रंग से खुद को दूर रखा करें। उसकी ऐसी खुली डुली और जानलेवा सरगोशी पर हैंगर माहिमा के हाथ से छूटकर फ्लोर पर जा गिरा। वो बच्ची तो ना थी कि बात का पस मंज़र ना समझ पाती। इस नहज पर तो उसने कभी सोचा भी ना था। एहान और उसके दरमियान इस दर्जे की नज़दीकी तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो मरने वाली हो गई थी सिर्फ ये सोच के ही, कुजा ये कि सब सहना। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव और गालों पर गुलाल मज़ीद गहरा होता देख एहान के लब मुस्कुराए। जानता था ये सब माहिमा के लिए इतना आसान ना था, मगर आसान तो खुद एहान के लिए भी ना था। उनके दरमियान जो रिश्ता बन चुका था उसमें किसी भी हिजाब की गुंजाइश नहीं थी, मगर ये हिजाब हटा देना भी तो जान जोखों का काम था। क्या वो था इस काबिल कि एक सैयदजादी के इतने करीब हो पाता? हालांकि वो हर हक रखता था उस पर। वो उसके निकाह में थी, उसकी मिल्कियत थी, उसका मज़हब, उसका कानून, शरअ उसको इजाज़त देते थे, मगर वो खुद भी तो हिम्मत करे तब ना। इरहा भी मुराद का बाजू थामे, कभी उसे इधर ले जाती तो कभी उधर। मुराद खामोशी से उसके पल में तोला पल में माशा होते मिजाज को देख रहा था। एक दो बार उसने सबकी मौजूदगी के बाइस आहिस्ता से बाजू छुड़ाना चाहा, मगर वो शायद अभी उसका बाजू छोड़ने के मूड में न थी। बहुत गलत कर रही हो इरहा मुराद शाह, आपको शायद बहुत मज़ा आ रहा है मेरे साथ ये सब करके, या फिर मेरे ज़ब्त का इम्तहान ले रही हैं। मगर इतना बता दूं, जिस दिन मैंने सब्र का दामन छोड़ दिया उस दिन रुए ज़मीन पर आपके लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी सिवाय मेरे कमरे के। बहुत से हिसाब हैं आपकी तरफ, उतना ही उधार लें जितना आपकी नन्ही जान चुका सके। एक साइड पर ले जाकर वो उसकी तरफ झुककर बोला। उसकी जज्बात में डूबी आवाज़ पर इरहा का दिल डूब कर उभरा। या अल्लाह, ये इन्हें क्या हो गया? हर वक्त मिर्ची चबाए फिरते थे ये रोमांस का इतना सारा स्टॉक किधर छुपा के रखा हुआ था इन्होंने? इरहा के हवास काम करना छोड़ रहे थे। उसकी गैर होती हालत पर मुराद शाह को बहुत राहत मिली। वो उसे सता रही थी तो वो भी यूं ही उसे तंग करेगा अब। हुरिया को ज़ारून ने यहाँ भी बेहाल कर रखा था। हर थोड़ी देर बाद वो कोई ना कोई शगुफा छोड़ देता जिस पर हुरिया नए सिरे से शर्माने पर मजबूर हो जाती। ज़िंदगी एकदम से बहुत हसीन हो गई थी। फरवा और अरमान का बचपन से ईंट कुत्ते का बैर था। उनके दरमियान 3 साल का एज गैप था, जिसकी बिना पर अरमान उस पर खूब रोब झाड़ता था, जबकि फरवा इस 3 साल के गैप को खातिर में ना लाते हुए हर वक्त उससे चोंच लड़ाती दिखाई देती। अरमान चुप कर जाओ अब, खबरदार तुमने मेरी किसी चीज़ में अब नुक्स निकाला, मेरा जो दिल करेगा वही लूँगी। फरवा चिढ़ गई थी। वो हर चीज़ कोई ना कोई बात कहकर रिजेक्ट कर देता। ओके, फिर ठीक है, ये सब पहनकर फिर हमारे घर मत आना, अपने उनको ही दिखाना। इतना अजीब टेस्ट है तुम्हारा, मेरी तो समझ से बाहर है। अरमान ने मुंह बनाया। हाँ तो ऐसा करना, जब मैं ये सब पहन कर आया करूँगी ना, तुम अपने हॉस्पिटल में ही रहा करना। कोई ज़रूरत नहीं मेरे उनकी मौजूदगी में मेरे साथ झगड़ा करने की। वो भी तंग आकर आगे बढ़ गई। अल्लाह रहम फरमाए उस भले आदमी पर जिस पर तुम जैसी बला नाजिल होने वाली है। मुझे दिली हमदर्दी है उस इंसान से। तुम अपनी हमदर्दी समेत निकलो यहाँ से, खबरदार जो मेरा दिमाग ख़राब किया तो। वो सब अब मिलकर शॉपिंग में मगन थे, क्योंकि शोहर हजरात ने अपनी बातों से उनकी इतनी ख़राब कर दी थी हालत कि वो सब अपनी अपनी जगह चुपती फिर रही थी। मर्द हजरात दूसरी साइड पर जा चुके थे। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा तो उसके माथे पर तेवरियां चढ़ी। उसने मना किया था कि वो उसे खुद फ़ोन करेगी, अब यहाँ सबकी मौजूदगी में उसे नई टेंशन ने घेर लिया। मुसलसल होती वाइब्रेशन पर वो वॉशरूम का बहाना करती साइड पर हुई। मैंने मना किया था ना फ़ोन करने से, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ, क्या करूँ? नहीं देखा जाता, नहीं सहा जाता, इसलिए फ़ोन कर लिया। क्या नहीं देखा जाता अब तुमसे? वो सख्त तपी थी, यही कि जिसको आप अपने करीब देखना चाहते हो हर लम्हा हर पल, मगर आपकी आंखों के सामने वो किसी और के करीब हो तो मर जाने को दिल करता है। तुमने कैसे देखा? मतलब तुम यहीं मौजूद हो? उसको हैरानगी हुई। आशिकों का तो काम ही महबूब की राहों में पड़े रहना है। देखो, ऐसा कुछ नहीं, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कोशिश कर रही हूँ कि मैं दूरी बरकरार रखूँ। जब मैंने कहा है तो अपनी बात पूरी करूँगी मैं, यकीन करो। दूरी रखनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे किसी की उतरन पसंद नहीं। अगर ये दूरी किसी किस्म की नज़दीकी में बदली ना तो तुम दोनों अपनी जान से जाओगे। याद रखना ये बात। अगर मोहब्बत मुझे ना मिली तो किसी और को भी ना मिलेगी। फ़ोन बंद हो चुका था, मगर बात अब उसके हाथ से निकलती जा रही थी। इस कदर संगीन धमकी पर उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरस रहा था। उफ यार, थक गए आज तो। वो सब लाउंज में आड़ी तिरछी सोफ़ों पर लेटी हुई थी, जबकि शॉपिंग बैग्स के ढेर नीचे कालीन पर लगे थे।
मुराद इरा को फार्म हाउस पर ड्रॉप करके जा चुका था। उसे काम था, इसलिए इरा को सबके साथ हवेली जाने का बोलकर वो चला गया। एहान भी कुछ देर बैठने के बाद ऑफिस जा चुका था कि अब उसका यहाँ मज़ीद कोई काम ना था, सो वो अपने कुछ काम निपटाने चल दिया। महिमा की तरफ से उसे कोई परेशानी ना थी कि वो मैनेज कर लेगी। ज़ारून को शॉपिंग के दौरान ही जाना पड़ गया, मगर वो हुरिया को बता कर गया था कि 2 घंटों तक लौट आएगा। जब तक वो रेस्ट करे फिर हवेली चलेंगे। एक अरमान ही था जो आज छुट्टी पर था, सो वो उनके साथ फार्म हाउस पर भी मौजूद था। जमान की डेथ और फिर अरूसा बेगम की बिगड़ती हालत की वजह से अरमान में वो अब पहले वाली शोखी और शरारत मफकूद हो चुकी थी। खासा संजीदा दिखाई देने लगा था वो इस थोड़े से ही अरसे में। काम का उसे अपने भाइयों की तरह क्रेज था, इसलिए वो बिना किसी गर्ज के दिन रात अपने लोगों की खिदमत में जुटा रहता। चाय के साथ स्नैक्स एंजॉय करते काफ़ी देर वो सब बैठकर एक दूसरे की शॉपिंग देखती रही, साथ साथ सारे फंक्शंस के हिसाब से सिलेक्ट भी करती गई। शाम के साए ढले तो वो सब हुरिया को बेस्ट ऑफ लक बोलती अरमान के साथ रुखसत हुई। हमेशा की तरह गार्ड्स की गाड़ियां उन्हें कवर कर रही थी। हुरिया उनके जाने के बाद यकदम इस सन्नाटे से घबरा गई, क्योंकि इस टाइम तक तो ज़ारून को आ जाना चाहिए था। मगर वो जाने क्यों मज़ीद देर हो जाने की दुआ करती उठकर अपने और ज़ारून के कमरे की तरफ चल दी। घर पहुंचकर वो सब सारे शॉपिंग बैग्स बीजान के सामने डालती अपने अपने कमरों को चल दी। हद है भाई, इन लड़कियों का भी जवाब नहीं। ये सब फैलावा मेरे सामने डालकर ये जा वो जा हो गई हैं। मैं क्या यहाँ चौकीदारी करूँ इन बैग्स की? शाहाना, नूरी, उन्होंने मुलाजमाओं को आवाज़ लगाई। जी बीजान, इधर आओ और ये सब ले जाकर कमरे में रखो। जाने कौन सा सामान किसका है, तुम दोनों ये सब ले जाओ, बाद में खुद ही कर लेंगे अलग अलग उठकर। उन्होंने सारे शॉपिंग बैग्स उठवाकर कमरे में रखवाए। उष्णा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सुबह से वॉमिटिंग हो रही थी, उसको चेहरा जैसे निचड़ कर रह गया था। शाहाना बेगम उसे जूस पिला रही थी, जिसे पीने से वो मुसलसल इनकारी थी। बस थोड़ा सा पी लो, ऐसे तो और कमज़ोरी हो जाएगी बेटा। इस हालत में भूखे रहना ठीक बात नहीं। मुझे नहीं पीना चची, जो भी खाती पीती हूँ उसी से वॉमिट हो जाती है, वो सूं सूं करते बोली। अच्छा बस 2-4 घूंट ले लो, और ऐसा करो कि कुछ देर उठकर बेशक यहाँ कमरे में ही वॉक कर लो, मुसलसल लेटने से भी तबीयत बोझल हो जाती है। उन्होंने उसे पिचकारते हुए थोड़ा सा जूस पिलाया। वो नाक मुंह चढ़ाते बहरहाल उसने पी लिया। उसी वक्त मीर शाह कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम करते नज़र सामने उठाई तो चेहरे पर परेशानी के तासुरात फैले। क्या बात है, तबीयत ठीक है? शाहाना बेगम की वजह से वो हत्तुल इम्कान अपना लहजा नॉर्मल रख रहा था। ठीक है बेटा, बस तबीयत कुछ बोझल सी है, परेशानी की कोई बात नहीं, बस इस तरह की हालत में अक्सर ऐसा हो जाता है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। शाहाना बेगम उसे समझाते हुए उष्णा को अपना ख्याल रखने की ताकीद करते बाहर निकल गए, क्योंकि मीर शाह की मौजूदगी में वो सब जानते थे कि उष्णा को कोई मसला नहीं हो सकता था, और अगर होता भी तो वो मिनटों में हल कर देता।